हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तनुर पानी आर्ट्स। हाँ, ये एक डेडिकेटेड चैनल है, आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए चैनल है और मेरे रॉक स्टार्स आपसे निवेदन है कि ये चैनल आपको ले जाना है अब आगे। हाँ, मैं कंटेंट लगा रहा हूं, मैं कंटेंट और लाता रहूंगा। चाहिए मुझे आपका ढेर सारा प्यार सपोर्ट। तो प्लीज, अगर आपने इस चैनल को पहली बार देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये आपको करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे महसूस होता है कि आई एम ऑन दी राइट ट्रैक। चलिए, तो आज का लेसन है इंपैक्ट ऑफ द सेकंड फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप। बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की। जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज होना। तो 1840 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। हाँ, नंबर याद रखिएगा। यहां पर फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का एंड हो गया। कहते हैं ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 19 सेंचुरी जिसे हम कहते हैं, ये इंडस्ट्रियों का दौर रहा है। हाँ, जब पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज आई हैं, पर इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो शुरुआत हुई 1760 से। 1760 से 1840 में फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत ब्रिटेन से हुई, इंग्लैंड से हुई। मतलब सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज इंग्लैंड में आई और शुरुआत में जो इंडस्ट्रीज थी वो स्टीम पावर पे काम करती थी, स्टील पे, आयरन पे काम करती थी और उनका मेन मकसद था टेक्सटाइल प्रोडक्शन। ये था फर्स्ट फेज। और इस समय इंग्लैंड लीड कर रहा था वर्ल्ड को एज अ सुपर पावर ऑफ इंडस्ट्रीज। फर्स्ट फेज के कुछ समय बाद 1870, हाँ 1870 से 1914 तक रफली इस पीरियड में आया सेकेंड फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक तरह से कहें एडवांस्ड रूप था। अब इंडस्ट्रीज और तेजी से ग्रो करने लगी और इनोवेशन आया और इन्वेंशन हुआ और अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जर्मनी में सबसे मेजर तेजी से फैला। सेकेंड फेज की कहते हैं ना लीड करने वाली कंट्री थी जर्मनी। जर्मनी में इनोवेशंस हुए, इन्वेंशंस हुए और नए और मॉडर्न कहते हैं ना मशीन्स आई। जो इंटरनल कंबशन इंजन है, जो आप अपनी कार में आज भी यूज कर रहे हैं, हमारे मोटरसाइकिल्स में आज यूज रही, ये उसी समय डेवलप हुआ था। कार्ल बेंज ने पहली ऑटोमोबाइल बनाई थी। और कहते हैं ना अब इसके बाद एसी मोटर्स का डेवलपमेंट होना और ऐसे चीजें जो आज आप यूज कर रहे हैं। हाँ, आज आप जो यूज कर रहे हैं, जो रेडियो आप यूज कर रहे हैं, हाँ ट्रांजिस्टर जो आप यूज कर रहे हैं, इसका डेवलपमेंट उस समय हुआ था। जो आप एसी दैट इज अल्टरनेटिंग करंट यूज कर रहे हैं, इसका भी डेवलपमेंट सेकंड फेज में ही हुआ था। तो ये फेज सेकंड फेज में लीड कर रही थी जर्मनी। तो आइए समझे क्या हुआ था इसका इंपैक्ट सेकंड फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का। सबसे पहला इंपैक्ट है ट्रेड यूनियंस का एंड सोशल मूवमेंट का, सोशलिस्ट मूवमेंट इन जर्मनी का डेवलप होना। तो मैंने बताया सेकंड फेज में जर्मनी एक सुपर पावर के रूप में निकलेगी और इंडस्ट्री सेक्टर को लीड करेगी वर्ल्ड में। हाँ, तो इन दी सेकंड फेज इन दी 19th एंड द 20th सेंचुरी यूरोप एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मैंने बताया इंडस्ट्री में ग्रोथ होना, खास करके स्टील, केमिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी में ग्रोथ होना, और जर्मनी इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल थी। जर्मनी में ऐसी बहुत सारी, इस कंट्री में ऐसी बहुत सारी सिटीज थी, ऐसे बहुत सारे शहर थे जो अपनी इंडस्ट्रियल टाउन्स के लिए जाने जाते थे वर्ल्ड ओवर। आप एक दृश्य, एक सीन यहां पे देख पाएंगे जिसमें आपको दिखेगा कि दूर दूर तक सिर्फ चिमनियां दिखाई दे रही हैं। ये टेक्सटाइल मिल्स और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक एग्जांपल है बताने के लिए कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे हो रहा था। ये स्टेज था जब वर्ल्ड में मास प्रोडक्शन का स्टेज आ गया था। असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्स और नए और इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इसमें इस फेज में डेवलप हुआ था। और इसकी शुरुआत, हाँ सबसे मेजर शुरुआत जर्मनी में हुई थी। क्या इफेक्ट आया था? देखिए, एक नए तरह के क्लास ऑफ पीपल जिसे हम कहते हैं वर्किंग क्लास। समाज में अब दो तरह के लोग हो गए। एक वो जिसे हम कहते हैं कैपिटलिस्ट, अर्थात वो जो इंडस्ट्री के ओन करते हैं, जिन्होंने पैसा लगाया है, और दूसरा है वर्किंग क्लास। ये वो क्लास है जो सबसे ज्यादा था इस पीरियड में। ऑब्वियस बात है, ये वो क्लास है जो सबसे ज्यादा दबाया गया है, क्योंकि वर्कर्स को प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रही थी, काम के अच्छे कंडीशंस नहीं थे, लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इतना मेहनत करने के बाद खाने को नहीं था। देवर हैंड टू माउथ, बहुत पुअर वर्किंग कंडीशंस थी।
बहुत मिजरेबल कंडीशंस में जी रहे थे वर्कर्स इन जर्मनी। नतीजा जानते ही क्या होने वाला है। ये वर्कर्स आंदोलन करेंगे, ये वर्कर्स जा भी रहेंगे, एकजुट रखे रहेंगे, भले रहेंगे स्लम में, भले रहेंगे झुग्गी झोपड़ियों में, पर एकजुट होकर रहेंगे और ये अपने मालिकों के खिलाफ अब आंदोलन करेंगे। हां, अपने हक की मांग करेंगे। नतीजा फॉर्म होगी ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स। आप देख सकते हैं जर्मनी में ट्रेड यूनियंस के लिए, अर्थात वर्करों की जो बॉडी होती है उसे कहते हैं ट्रेड यूनियन, ये फॉर्म होने लगेगी। क्योंकि मैंने कहा जहां समाज में किसी को कुचला जाएगा, जहां किसी को दबाया जाएगा, वो किसी न किसी रूप में क्या करेगा, बाहर आएगा और विस्फोटक रूप से बाहर आएगा। और यही जर्मनी में भी होने लगेगा। जर्मनी में ट्रेड यूनियंस बनने लगेंगी, वर्कर्स अपने राइट्स की डिमांड करने लगेंगे, और तो और वो कलेक्टिवली जब एक हो जाएंगे तो कई बार ऐसा होगा अपनी फैक्ट्रियों को ही लूट डालेंगे। सही सुन रहे हैं, कलेक्टिवली इफ दे आर टुगेदर। अगर मालिक नहीं सुनते हैं तो आप जानते ही हैं वहां पर क्या होना है। ये ऐसा होगा, ब्रिटेन में भी ऐसा बहुत हुआ और जर्मनी में भी ऐसा बहुत हुआ। वर्कर्स ने अपनी ही फैक्ट्रियों को, अपने ही मालिकों को लूट लिया। जब वो एकजुट हो जाएंगे उनकी सामूहिक शक्ति में, वो फिर कुछ भी कर सकते हैं। जर्मनी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ और वहां पे गवर्नमेंट को भी समझ में आया। कुछ पार्टीज बनी, जैसे एक नाम बोल देता हूं, जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, SPD। इस पार्टी ने वर्कर्स को सपोर्ट किया। नतीजा ये पार्टी चुनाव भी जीतने लगी। सच कह रहा हूं, जब इलेक्शंस हुए जर्मनी में तो इस पार्टी को मेजर सीट्स मिली और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशलिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बन गई। नतीजा, जो लोग सोशलिस्ट होते हैं वो लोग ऐसा सोचते हैं कि समाज में अमीरी गरीबी का अंतर नहीं होना चाहिए। वो समाज में जो भेदभाव है, जिसे कहते हैं ना कि रिच एंड द पुअर, उसको मिटा देना चाहते हैं। ऐसे सोच वाले लोग होते हैं। तो ये पार्टी यही सोचती थी, वर्कर्स को उनका पूरा अधिकार मिले, वर्कर्स की राइट्स की रक्षा करना है, ये इनका सोच है। किसका? सोशलिस्ट। इन्होंने वर्कर्स का सपोर्ट किया, नए लेबर लॉज लाए जर्मनी में। नतीजा, लोगों को क्या मिलने लगा? उनका हक मिलने लगा। मैंने बताया था ना, जब किसी का हक छीनोगे तो कोई ना कोई तो आएगा। और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, हाँ, ये दो नाम याद कर लीजिए। ये दो महान इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने कम्युनिज्म और सोशलिज्म की थ्योरीज को डेवलप किया, जिसपे ये सोशलिज्म डेवलप हुआ। जिससे आप रशिया नाम का जो देश सुन रहे हैं, हाँ, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, जहां पर क्या होता है, सोसाइटी दो पार्ट में नहीं बटी हुई है, वहां सब बराबर हैं। वहां कोई बहुत रिच और कोई बहुत पुअर नहीं है। हाँ, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर क्या हो, सारे मींस ऑफ प्रोडक्शन, सारे रिसोर्सेस कौन ओन करेंगे? सोसाइटी के मेंबर ओन करेंगे। इसे कहते हैं कम्युनिज्म। तो मार्क्सिस्ट आइडिया ऑफ द सोशलिस्ट, और इसमें इनका मेन मकसद था कि वर्कर्स को क्या मिले? पूरा हक मिले। हाँ, ये अलग बात है कि जो इंडस्ट्री ओन कर रहे हैं, जो मालिक है, क्या वो देना चाहेंगे? सोचो, जो खुद इंडस्ट्री का मालिक है, वो क्या चाहेगा कि वर्कर मेरी इंडस्ट्री का मालिक बन जाए, वर्कर डिसाइड करे सैलरी कितनी होगी? तो इसके लिए देश में तो क्लैश होना ही होना है, वर्कर्स के बीच में और ओनर्स के बीच में होना ही होना है। ठीक है, रशिया में भी ऐसा ही हुआ। रशिया में तो रशियन रेवोल्यूशन आया, जिसे लेनिन लीड कर रहे थे, और इस रेवोल्यूशन में रशिया ने अपने ही देश के जो गवर्नमेंट होती है उसको ओवरटेक कर लिया और लीड कर लिया। आता है अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ द वर्किंग क्लास एंड वर्कर्स मूवमेंट। देखिए, जब हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन की, तो ये जो वर्कर्स आए, वो जिस भी इंडस्ट्री में काम करने आए, वहां पर उन्होंने उसके आसपास क्या कर दिया? झुग्गी झोपड़ी में रहना शुरू कर दिया। और वो एरिया जो जहां पे इंडस्ट्रीज थी, धीरे धीरे वहां पर क्या होने लगा? एक अलग छोटी सी सोसाइटी बस गई। फिर वो सोसाइटी धीरे धीरे शहर बन गई, सिटी बन गई। ये अलग बात थी कि वहां पे केओस बहुत था, वहां पे रहने की बहुत अच्छी जगह नहीं थी, सैनिटेशन नहीं था, स्लम डेवलप हो गया, पर डेवलप तो हो गया। धीरे धीरे वो एरिया एक अर्बन एरिया बन गया। ऐसे ही बड़े शहर बने हैं। हाँ, बॉम्बे में आपने सुना है, हमारे इंडिया में एक प्लेस है धारावी। हाँ, जरूर सुना होगा। एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है वो धारावी। झुग्गी झोपड़ियां है वहां पे वर्कर्स रहते हैं बेचारे, और आसपास जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहीं पे वर्कर्स जाके काम करते हैं। तो इस तरह से अर्बनाइजेशन हुआ। हर बड़े अर्बन एरिया में, हर बड़ी शहरी एरिया में गांव से लोग आए, क्योंकि उनके पास इतने मींस नहीं होते, इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो वो जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, वो छोटे मोटे स्लम में, झुग्गी झोपड़ी और में क्राउडेड प्लेसेस में रह करके अपना गुजारा चलाते हैं। और क्या होने लगा?
वर्किंग क्लास, हाँ, वर्कर्स की संख्या बढ़ने लगी। वो जो पहले अपने घरों में या गांवों में रहते थे, खेतों में रहते थे, वो अब शहरों में आने लगे, क्योंकि गांव में इतनी इनकम नहीं थी, रोजगार रहता नहीं था। तो वहां से वो शहर में आए, फैक्ट्रीज में, माइंस में, इंडस्ट्रियल प्लेसेस में काम करना शुरू किया, अपना हार्डवर्क पुट किया। ये एक नया क्लास बन गया जिसका नाम दिया गया वर्कर क्लास, या हम कहते हैं वर्किंग क्लास। ये क्लास धीरे धीरे कुछ लोग इसमें स्ट्रगल करके थोड़े बेटर पोजीशन पे आ जाएंगे, तो हम लोग कहते हैं ना, लोअर क्लास से वो मिडिल क्लास में आ जाएगा। तो यही इसी क्लास में से कुछ लोग आगे जाके और थोड़ा तरक्की कर जाएंगे, और इसी दौरान होगा ये वर्कर्स का मूवमेंट। लेबर स्ट्राइक्स होंगी, प्रोटेस्ट होंगे, है ना। ये बहुत कॉमन फीचर है एक इकोनॉमी में, जहां पर बहुत सारे वर्कर होंगे। अगर वर्कर्स की डिमांड नहीं फुलफिल की जाएगी, उनको सही वेज नहीं मिलेगी, तो वो तो आंदोलन करेंगे ही करेंगे। नतीजा वो एक यूनियन भी बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं लेबर यूनियन, वर्कर्स यूनियन बनाएंगे। अच्छा, इनके रिस्पॉन्स में क्या होगा? इनके रिस्पॉन्स में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएंगी जो वर्कर्स को सपोर्ट करेंगी, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का कुछ ना कोई एजेंडा होता है, और ये पार्टीज वर्कर्स को फेवर लेने के लिए उनका सपोर्ट करेंगी। और यही सारे वर्ल्ड में होता रहा। शुरुआत भली मैं कह सकता हूं कि इंग्लैंड से हुई, बाद में जर्मनी में बात पहुंची, और फिर वर्ल्ड ओवर सोशल चेंज हुआ, लोगों में रिफॉर्म्स की सोच आई। अब जो वर्कर्स हैं उनको भी उनका हक पता चल गया, और उन्होंने पार्टीज बना करके एक तरह से कहे लीड किया लोगों को। फिर डिमांड फॉर द वुमेन्स राइट टू वोट। हाँ, ये छोटी सी कहानी है इसके पीछे, कि औरतों को अधिकार नहीं दिया गया था 19th सेंचुरी में, और अर्ली 20th सेंचुरी में वुमेन्स को राइट टू वोट करने का अधिकार बहुत संघर्ष से मिला। इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेंस को वोट देने का अधिकार दिया गया। मैं रशिया का एग्जांपल देके बताता हूं। रशिया में तो ये कहा गया कि जो लोग क्या कर सकते हैं, जो लोग अपना कुछ परसेंट ऑफ दी सैलरी डोनेट कर सकते हैं, वेज डोनेट कर सकते हैं, सिर्फ वही वोट दे सकते हैं। वुमेन्स को देने का तो पावर था ही नहीं। तो धीरे धीरे वर्ल्ड ओवर जब पॉपुलेशन में वुमेन्स को यह पता चला कि उनका भी अधिकार होना चाहिए, वो भी अपने लिए क्या करेंगे, अब लड़ाई लड़ेंगी। वुमेन्स को भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से अलग रखा गया था। ऐसा माना गया था कि वुमेन्स सिर्फ घर में रह सकती हैं, औरतें जो है घर का कामकाज संभालेंगी। तो वुमेन्स भी अब सामने आने वाली है, ठीक है ना। जब ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास होने लगा, वुमेन्स को फील होने लगा कि उनका भी इक्वल राइट है, उनका भी इक्वल राइट है। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बॉडी है जो चाहती है कि वुमेन्स को क्या मिले, उनका अधिकार मिले। इस ऑर्गेनाइजेशन WSPU को ब्रिटेन में फॉर्म किया गया था, और इसको फॉर्म करने वाली व्यक्ति थी 1903 में इमेलाइन पैंकहर्स्ट एंड हर डॉटर्स। हाँ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है जो चाहती है औरतों को वोटिंग का अधिकार मिले। हाँ, कहते हैं ना कि इससे पहले और औरतों को वोटिंग करने का पावर नहीं था। तो ये जब धीरे धीरे मिडिल क्लास राइज हुआ वर्कर्स में, मैंने कहा ना ही कुछ लोग मिडिल क्लास बन गए, और वो अब क्या करने लगे, थोड़ा एजुकेट हो गए, नॉलेज वाले हो गए, तो उनको अपने अधिकारों का पता चला। नतीजा अब वो डिमांड कर रहे हैं। आइए, कैसे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे देखिए। तो इन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए हंगर स्ट्राइक्स किया, सिविल डिसोबीडियंस किया था, टैक्स देने से मना कर दिया, बोला जब वोट नहीं तो हम टैक्स नहीं देंगे। तो WSPU, ये इस वुमेन्स पार्टी ने क्या किया, मिलिट्री टैक्टिक्स अपनाई, मिलिटेंट टेक्निक अपनाई, जिसमें उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, मतलब मोर्चा निकाला, हंगर स्ट्राइक कर दिया, और तो और कांच तोड़ दिए। ठीक है, बस ये नहीं है, मर्डर नहीं किया, किसी को लूटा पाटा नहीं, ये वाला काम नहीं किया। इनका मिलिटेंट टेक्निक था कि जगाना है लोगों को, जो बहरे हैं गवर्नमेंट के लोग, उन्हें क्या करना है, हाँ, उन्हें जगाना है, बस ये इनका मकसद था। इससे वुमेन्स मेंबर्स को अरेस्ट भी किया गया, उनको जबरदस्ती जेल में खाना खिलाया गया जब वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ गई। जेलों पे जब औरतें हंगर स्ट्राइक पे बैठती थी तो उनको जबरदस्ती क्या किया था, खाना खिला दिया जाता था। इस मूवमेंट का अटेंशन, इस मूवमेंट पे डिबेट, डिस्कशन पूरे वर्ल्ड में और पूरी कंट्रीज में होने लगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो 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 इसको सपोर्ट करते थे, इवन मेल्स भी। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको सपोर्ट करने लगी, और उनमें से एक पार्टी ऐसी है जो वुमेन्स की पार्टीज हैं, नाम है नेशनल यूनियन ऑफ वुमेन्स सफरेज सोसाइटी। पर ये लोग एग्रेसिव लोग नहीं हैं, ये लोग थोड़े मॉडरेट लोग हैं। ये भी चाहते हैं कि वुमेन्स को उनका अधिकार मिले, बट रेडिकल तरीके से नहीं, मतलब मिलिटेंट तरीके से नहीं, हंगर स्ट्राइक, डेमोन्स्ट्रेशन, सिविल इस तरीके से नहीं। हम अपना हक मांगेंगे
पर बहुत गांधी जी वाले स्टाइल में मांगेंगे। नेक्स्ट है अचीवमेंट बाय 1919। तो ये इंपॉर्टेंट है 1919। तो ये जो सफरेगेट मूवमेंट चल रहा है, हाँ, या जो कहते हैं ना औरतों को राइट टू वोट देने का जो मूवमेंट चल रहा था, अधिकार मांगने का वोट चल रहा था, वो 1919 में आकर के पूरा होगा। हाँ, और 1918 में देखिए वुमेन्स ओवर द एज ऑफ 30 गेन्ड द राइट टू वोट। हाँ, जो औरत, जो लेडीज 30 ईयर्स या अधिक की हैं, जो वुमेन्स 30 ईयर या अधिक की हैं, उनको राइट टू वोट मिल गया था 1918 में। कानून था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। पर मैंने कहा ना, इसके बाद एक साल बाद ही ऐसा महसूस होगा कि नहीं, ये सही नहीं हो रहा है, और धीरे धीरे क्या होगा, इसमें चेंजेस आने लगेंगे। और फुल सफरेज अर्थात सबको, है ना, फुल सफरेज विद द राइट टू वोट टू ऑल वुमेन्स अबव द 20 एज वाज ग्रांटेड इन 1928। और 1928 तक आते आते वुमेन्स हैविंग द एज ऑफ 21 ईयर वाज ग्रांटेड। तो एक तरह से दुनिया में नया चेंज आया, नया डेवलपमेंट आया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, तो वुमेन्स के प्रति भी लोगों की सोच बदली, लेबर्स को भी क्या हुआ, उनका अधिकार मिला, उनका हक मिला, और वर्ल्ड एक और बेटर प्लेस बन गई। वर्ल्ड एक और बेटर प्लेस बन गई, जहां कुछ कंफ्यूजन्स हुए जरूर, पर उन कंफ्यूजन से, उन चैलेंजेस से दुनिया नए तरीके से सीख ली और एक नया और बेटर प्लेस बन गया। तो आशा करता हूं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, नए तरीके से समझ में आया होगा। जैसे मैंने बताया वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, हाँ, पूरे इंटरनेट में नहीं मिलेगा। और मेरा रिक्वेस्ट इतना ही है, बस मेरी इतनी करिए मदद कि अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स को इसको शेयर कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ढेर सारे कंटेंट लाता रहूं। आपके, हाँ, आपके एक शेयरिंग से, आपके एक सपोर्ट से मेरा एनर्जी, मेरा कहते हैं ना, मेरा एंथुजियाज्म और बढ़ जाएगा। एंड प्लीज 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 पहले खुद लाइक कर लीजिए। सो नोट्स के लिए चिंता मत करिए, नोट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको उसको दे देंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बाय।